धन्यवाद बच्चों। मेरा नाम अनुराधा चैटर्जी है। मैं शासकीय हाई स्कूल छतौरा में व्याख्याता LB जीव विज्ञान के पद पर पदस्थ हूँ और आज मैं रेमेडियल क्लास या उपचारात्मक शिक्षण की जो कक्षाएँ हैं उसके तारतम्य में या उसकी श्रृंखला में आपकी क्लास लेने वाली हूँ। इसमें मैं जो पाठ ले रही हूँ वो विज्ञान सब्जेक्ट का कक्षा 10वीं का है और ये अध्याय 8 जैविक प्रक्रियाओं से संबंधित है। जैविक प्रक्रियाओं में क्योंकि हमें ये पता होना चाहिए कि ये टाइम जो है ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये आपका एग्जामिनेशन टाइम है। तो जैविक प्रक्रियाओं में 13 नंबर जो हैं वो दिए गए हैं, 13 नंबर के क्वेश्चन उसमें से आएंगे, ठीक है। इसलिए ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। और जैविक प्रक्रिया जो अध्याय 8 में है उसमें नियंत्रण एवं समन्वय नाम का जो चैप्टर है उस चैप्टर को मैं आज यहाँ पर ठीक कर दूँगी और मैं इसमें इम्पॉर्टेंट पॉइंट ही आपको बताऊँगी जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा क्या होंगे आपके लिए काम आएंगे और बहुत ज़्यादा डिटेल में जाऊँगी, इसलिए आप लोग बिल्कुल भी घबराइए नहीं। ये वीडियो बहुत छोटा सा है और इसमें बहुत ही शॉर्ट में मैं आपको इम्पोर्टेंट चीज़ें बताऊँगी। अब जब हम बात करते हैं जैविक प्रक्रियाओं की तो मैं आपको बता दूँ जैविक प्रक्रियाएँ होती हैं जो किसी भी जीव के जीने के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक होती हैं, जिनको हम कह सकते हैं कि पाचन, उत्सर्जन, जनन और भी जितनी भी प्रक्रियाएँ हो सकती हैं। आपको इससे पहले जो पढ़ी होगी आपने उन सब के नाम आप से बता सकते हैं, परिसंचरण वगैरह। अब इसके बाद हम आते हैं कि जैविक प्रक्रिया के अंतर्गत हमने जो टॉपिक लिया है नियंत्रण एवं समन्वय। तो क्या होता है नियंत्रण? अब नियंत्रण के लिए क्या होता है, हमारे शरीर में बहुत सारी जैविक प्रक्रियाएं जो चल रही हैं वो कब, कितनी और कहाँ पर कैसे चले उसका नियंत्रण के लिए कुछ हमारे प्रमुख अंग होते हैं जो क्या करते हैं, हमारी जैविक प्रक्रियाओं का नियमन करते हैं, कब होना चाहिए, कितनी होना चाहिए, है ना। तो वो जो नियमन होता है उन अंगों के द्वारा जो कि इसके लिए हमारे नेचर में प्रदत्त किए हैं, है ना, तो वो बहुत ज़्यादा इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और हमारी जैविक प्रक्रियाओं को सुचारू सुव्यवस्थित ढंग से पूरा करते हैं, इसे हम नियंत्रण कहते हैं। अब आते हैं हम समन्वय की तरफ। तो जब हम देखते हैं उच्च श्रेणी के जो जीव होते हैं उनमें बहुत सारे तरह के अंग और अंगतंत्र पाए जाते हैं। वो सारे अंग अंगतंत्र मिलकर बहुत अच्छे तरीके से तालमेल बैठाते हुए क्या करते हैं, ये सारी जो जैविक प्रक्रियाएं हैं उन सभी जैविक प्रक्रियाओं को करने में अपना योगदान देते हैं। उस अपने एक जीव के अपने ही अंग ही एक दूसरे के साथ मिलकर कार्य नहीं करते हैं, बल्कि वह अपने पर्यावरण, अपने वातावरण के साथ में भी क्या करते हैं, तालमेल बैठाते हैं, जिसके अब हम क्या कहते हैं, समन्वय करते हैं, है ना। समझ में आया? तो समन्वय क्या है? समन्वय ये है जिसमें कि सारे अंग एक दूसरे के साथ मिलकर वातावरण के साथ में भी तालमेल बैठाते हुए संतुलन स्थापित करते हुए सामंजस्य के साथ जब काम करते हैं तो उसको समन्वय कहते हैं। अब हम आते हैं कि ये होता किस तरीके से, कौन से अंग इसके लिए उत्तरदायी होते हैं। तो नियंत्रण और समन्वय के लिए अगर हम बात करते हैं कि कौन से अंग इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं तो हम देखेंगे तंत्रिका तंत्र और रासायनिक तंत्र होते हैं जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं। अगर हम बात करते हैं जीव जगत में नियंत्रण और समन्वय की संपूर्ण आस्पेक्ट में तो अब हम जीव जगत को दो भागों में बांट सकते हैं, एक है जंतु जगत और दूसरा है पादप जगत, ठीक है। आप सभी को पता है ये बात कि हम जो हमारे जीव जगत को दो भागों में बांटते हैं, एक है जंतु जगत और दूसरा है पादप जगत। जब हम जंतु जगत में नियंत्रण और समन्वय की बात करते हैं तो मैंने भी आपको बताया कि तंत्रिका तंत्र और रासायनिक तंत्र दो तरह के तंत्र जो है वो नियंत्रण और समन्वय का कार्य करते हैं। अगर हम पादप जगत की बात करते हैं तो इसमें सिर्फ रासायनिक समन्वय ही पाया जाता है, इनमें तंत्रिका तंत्र नहीं पाया जाता। तंत्रिका तंत्र सिर्फ कशेरुकीय प्राणी जो होते हैं बहुत उच्च वर्गीय प्राणी जैसे कि हम, है ना, या फिर रीढ़ की हड्डी जो कि हमारे पीछे की तरफ है, ये रीढ़ की हड्डी जिनमें पाई जाएगी उनमें तंत्रिका तंत्र तंत्रिका कोशिका पाई जाएगी, लेकिन जिनमें रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती है उनमें तंत्र और तंत्रिका कोशिका
तंत्र जो मानव में जो तंत्रिका तंत्र है वो मस्तिष्क और मेरुरज्जु नाम के दो मुख्य अंग से जो है नियंत्रण और समन्वय के कार्य को क्या अच्छी तरीके से करता है। ठीक है, कौन कौन से अंग हो गए? मस्तिष्क और मेरुरज्जु। ठीक है, अब ये करता किस तरीके से है ना अपने कार्य को, तो इसको समझने के लिए मैं आपको बता दूं कि इसको कि हमारे शरीर में पूरे तंत्रिका कोशिकाओं का जाल बिछा हुआ है। करीब 100 अरब तंत्रिका कोशिकाएं हमारी बॉडी में क्या करी हुई है, जाल बना के रह रही है। इसको बहुत अच्छी तरीके से अगर आपको समझना है तो आप हमारे घरों में, हमारे स्कूल में जो इलेक्ट्रिक वायरिंग हुई है जिसमें के तार दौड़ रहे हैं उसे समझ सकते हैं। ये जो हमारी तंत्रिका कोशिका होती है ये क्या करती है कि हमारे जो कि वो घरों में जैसे वायरिंग होती है वैसे ये वायरिंग जो है ये हमारी पूरी बॉडी में इन्होंने वायरिंग करके रखी हुई है। ठीक है, अब बात ये आती है कि ये जो जाल होते हैं इसमें से क्या होता है, संदेश का तो क्या होता है वहन होता ही है, और साथ ही साथ में जो आदेश मेरुरज्जु या मस्तिष्क के द्वारा मतलब भेजे जाते हैं उनका भी ये वहन करती है। तो इसके लिए हम देखते हैं कि तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन जो होती है ये दो तरह की होती है, एक संवेदी और दूसरी होती है प्रेरक। ठीक है, संवेदी तंत्रिका कोशिका और प्रेरक तंत्रिका कोशिका। संवेदी तंत्रिका कोशिका या संवेदी न्यूरॉन जिसको हम इंग्लिश में न्यूरॉन कहते हैं तंत्रिका कोशिका को, तो जो संवेदी होती है वो कौन सी होती है, वह संवेदी अंगों से संवेदनाओं को ग्रहण करती है। संवेदी अंग आपको पता है आँख, नाक, त्वचा है ना, या और कान है ना, ये सारे अपने संवेदी अंग हैं। इनसे संवेदनाओं को कलेक्ट करती है, इससे ग्रहण करती है और कहाँ ले जाती है, ब्रेन तक ले जाती है। ब्रेन मतलब मस्तिष्क। मस्तिष्क क्या करता है, उसमें विश्लेषण करता है कि हमें क्या करना है। ठीक है, और फिर वो क्या करता है, अपना आदेश देता है अब कार्यकारी अंग तक। वो कार्यकारी अंग जो होता है वो मस्तिष्क के आदेश के अनुसार अनुक्रिया करता है। तो मस्तिष्क तक जो ले जाएंगे न्यूरॉन वो संवेदी न्यूरॉन, और मस्तिष्क से अनुक्रिया वाले अंग तक ले जो ले जाएंगी मैसेज को या जो सूचनाएं हैं, तो हम उसको क्या कहेंगे, प्रेरक न्यूरॉन कहेंगे। ठीक है, अब बात आती है कि न्यूरॉन दिखता कैसा है, तो ये हमारे न्यूरॉन का एक डायग्राम है, बहुत ही इजी है ये डायग्राम है ना। अब मैं आपको ये बता दूं कि जब तंत्रिका जो हमारी तंत्र है उसका जो क्रियात्मक इकाई होती है वो न्यूरॉन होती है। उसकी आधारभूत इकाई की भी अगर हम बात करें वो भी न्यूरॉन होती है, क्योंकि न्यूरॉन के द्वारा ही सारी क्या होती है मैसेज इधर उधर या सूचनाएं इधर उधर भेजी जाती हैं, इसलिए उसको हमने क्या कहते हैं, सारी गतिविधियां होती हैं, इसलिए हम इसको क्रियात्मक इकाई कहते हैं। अब जब हम न्यूरॉन के बारे में बोल ही रहे हैं तो हम आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ये बता दें कि जो हमारा न्यूरॉन होता है वो हमारी बॉडी की सबसे लंबी कोशिका होती है। ठीक है, जैसे कि हमारी बॉडी में सबसे लार्जेस्ट ब्रेड कहते हैं या सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, यकृत होती है, और उसी तरीके से आपको ये भी याद रखना है कि हमारी बॉडी में सबसे लंबी सेल कौन सी होती है। तो सेल का बात अगर हम करते हैं तो न्यूरॉन हमारी बॉडी में सबसे ज़्यादा लंबी होती है, जो सिर से लेके पैर तक लंबी होती है, पैर के अंगूठे तक की लंबी होती है, तो वो काफ़ी लंबी होती है ना। अब बात आती है कि जो क्वेश्चन आता है वो ये आता है कि न्यूरॉन का नामांकित चित्र बनाइए, है ना। तो हमको न्यूरॉन के चित्र को बहुत ध्यान से देखना है, बहुत ज़्यादा टफ ये नहीं है। इसमें क्या है, हम एक सेल बनाते हैं जिसको कि हम साइटोन कहते हैं। इसके 3 भाग होते हैं, जो तंत्रिका कोशिका है उसके 3 भाग होते हैं, साइटोन, एक्सॉन और डेंड्रॉन। तो साइटोन जो होता है उसमें क्या होता है, ये वो इस तरीके का दिखता है, उसमें कुछ प्रवर्ध निकले हुए पाए जाते हैं, उन प्रवर्ध में से और थोड़े से प्रवर्ध निकले होते हैं। तो जो प्रवर्ध निकले हुए होते हैं साइटोन से उसे हम डेंड्रॉन कहते हैं, और उससे और छोटे छोटे पतले पतले प्रवर्ध निकले होते हैं जिन्हें हम डेंड्राइट कहते हैं। और जो
डायलिसिस ग्रैन्यूल कहते हैं। और इसके अंदर जो द्रव्य पाया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, कोशिका द्रव्य कहते हैं। ठीक है, अब जो साइटोन है उससे क्या होता है कि एक बहुत लंबी संरचना निकलती है। ठीक है, उस संरचना को हम क्या कहते हैं, एक्सॉन कहते हैं। ठीक है, तो साइटोन, एक्सॉन, ठीक है, डेंड्राइट। ठीक है, तीनों पार्ट हो गए। जो एक्सॉन होता है उसके ऊपर एक प्रोटीन की शीट चढ़ी होती है। अगर वो चढ़ी हुई होती है तो हम उसको लिखते हैं माइलिन शीट। कभी कभी बिना माइलिन शीट के भी एक्सॉन पाया जाता है। इसके अंदर कुछ कण पाए जाते हैं। अगर वो पाए जाते हैं तो हम उसको श्वान कर देते हैं, लेकिन ये नेसेसरी नहीं है, इसको नहीं भी बनाएंगे तो भी चल जाएगा, क्योंकि बिना श्वान कण के ही न्यूरॉन होते हैं। फिर उसके बाद हम आते हैं कि जो न्यूरॉन है उसका, उससे न्यूरॉन के लास्ट पॉइंट जो है उसको एक्सॉन जो है उससे या तो कुछ घुंडियां निकलती हैं, वो या तो पेशियों से जुड़ी रहती है या दूसरे किसी न्यूरॉन के साइटोन से जुड़ी रहती है, के डेंड्राइट से जुड़ी रहती है। ठीक है, किसी दूसरे न्यूरॉन के साइटोन के डेंड्राइट से इसका एक्सॉन जहां पर जुड़ता है उसको हम कहते हैं साइनेप्स। साइनेप्स क्या होता है, अगर पूछा जाता है, ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, इस पॉइंट को पूछा जाता है वस्तुनिष्ठ प्रश्न के रूप में इसको पूछा जा सकता है। हो सकता है 2 नंबर के क्वेश्चन में इसको पूछा जाए, तो आपको बताना होगा कि 2 तंत्रिका कोशिका के संगम के स्थान को साइनेप्स कहते हैं। इसमें क्या होता है कि सूचनाएं जो हैं वो क्या होती है, एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक क्या करती हैं, ट्रांसफर होती है, स्थानांतरित होती है। ठीक है, इसके बीच में जो सूचनाएं होती है वो हार्मोन्स के रूप में वो पाई जाती हैं, और वो कहाँ तक जाती है, तो अनुक्रियाकारी अंग के मसल्स तक जाएंगी या फिर दूसरे जो न्यूरॉन है उसके साइटोन के डेंड्राइट से जुड़ी हुई होती है, और वहां तक ऐसे एक न्यूरॉन का जो एक्सॉन होगा वह दूसरे न्यूरॉन के साइटोन के डेंड्राइट से जुड़ा होगा, या फिर वो क्या होगा, किसी पेशी से जुड़ा होगा। और अगर उसको बहुत लंबी जगह तक उसको लेके जाना है तो एक न्यूरॉन से दूसरा न्यूरॉन जो है वो एक न्यूरॉन का एक्सॉन दूसरे न्यूरॉन के साइटोन से जुड़ा रहेगा, फिर दूसरे का रहेगा वो तीसरे के साइटोन से जुड़ा रहेगा, और तीसरे से फिर चौथे में जुड़ा रहेगा। इस तरह से लंबी श्रृंखला बनाते हुए जो सूचनाएं हैं वो क्या हो जाएंगी, एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक होते हुए पूरी जो अनुक्रियाकारी अंग है वहां तक पहुंच जाएंगी। ठीक है, तो ये रहा न्यूरॉन का जो संरचना है और उसकी जो कार्यविधि है कि वो किस तरीके से सूचनाओं को एक जगह से दूसरी जगह तक लेकर जाती है। थैंक यू सो मच। इसके बाद हम दूसरा जो वीडियो बनाएंगे उसमें इसके आगे का